हेलो गाइस। तो हम लोग कार्सिनोम ऑफ ब्रेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज़ हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना, बट इसको एक इजी तरीके से समझने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम लोग इंसिडेंट्स लिखेंगे, ठीक है। फिर उसका रिस्क फैक्टर्स लिखेंगे, जिसको हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे, एक नॉन मॉडिफाइबल और एक हो जाएगा मॉडिफाइबल, ठीक है। तो जो नॉन मॉडिफाइबल है उसमें हम लोग फीमेल, एज, रेस, हेरिडिटरी, काउडेंस डिजीज़ या फिर अटैक्सिया ये सब लिख सकते हैं। या फिर अगर जैसे फैमिली में ही फर्स्ट जनरेशन में ही ज़्यादा किसी को ब्रेस्ट कैंसर कभी फेस करने को मिला है तो वो लिख सकते हैं। डक्टल कार्सिनोमा लिख सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ लिख सकते हैं, बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ लिख सकते हैं। फिर मॉडिफाइबल में हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, फिर डाइट, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पैथोलॉजी लिखेंगे जो कि नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव होता है, ठीक है। इन्वेजिव को फर्दर जो है एक फूड स्टीवर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहला है पैजेस डिजीज़, फिर है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, फिर इन्वेजिव ग्लोब्यूलर कार्सिनोमा एंड रेयर टाइप, ठीक है। लेकिन इसको बुक में जो हमारा मणिपाल बुक है उसमें अगर हम लोग देखने को मिलेगा तो इसको अलग से डिवाइड किया गया है, जैसे कि इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ नो स्पेशल टाइप। इसमें ये सारे आ गए, जैसे ऑलमोस्ट सारे आ गए, जैसे ट्यूबुलर हो गया, म्यूसिनस हो गया, मेडुलरी हो गया, पेजेट्स हो गया, फिर इन्वेजिव इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा हो गया, या फिर लोबुलर हो गया। इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो, बट मैं यही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये हम लोग क्लासिफिकेशन याद भी करना है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। इसमें हम लोग सिम्टम्स और साइंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सिम्टम्स में क्या हो सकता है, लंप हो सकता है, ब्लीडिंग, पेन, बोनी मेटास्टासिस। फिर साइंस में हो जाएगा कि निपल एलिवेटेड या रिट्रैक्टेड हम लोग को देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्शन होगा निपल का तो पैजेस डिजीज़ हम लोग कहेंगे। फिर लंप अगर हार्ड या इरेगुलर है, कभी कभी फॉर्म भी हम लोग को देखने को मिलता है। हार्ड या इरेगुलर तुम्हारा साइन होता है मैलिग्नेंसी का, फिर पकरिंग एंड द डिम्पलिंग ऑफ द स्किन, फिर इडीमा, फिर सैटेलाइट नोड्यूल्स एडवांस डिजीज से मिलता है, ये सब, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस मेटास्टैसिस। डिस्टेंस मेटास्टैसिस हम लोग ज़्यादातर ज़्यादा हम लोग ये पॉइंट देखेंगे कि जो हम लोग नॉर्मली जो है एप्सिलैटरल या कॉन्ट्रालैटरल हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट के दोनों साइड में, ठीक है। एक्सिला में चेक करते हैं, फिर सुप्रा क्लैविकुलर नोड्स वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। वो दिखाता है कि अगर वहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेशन या फिर हम लोग कुछ टेंडरनेस मिल रहा है या फिर बोनी टेंडरनेस या रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल रहा है, नहीं डिस्टेंस मेटास्टैसिस का वो है कंडीशन है, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी हम लोग इसलिए करते ताकि हम लोग को पता चल सके कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, तो लोकल स्प्रेड होता है, लिम्फैटिक स्प्रेड होता है और ट्रिपल असेसमेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिपल असेसमेंट, ठीक है। तो लोकल स्प्रेड में क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेशन इनटू द स्किन, जैसे अल्सरेशन हो गया, फंगेशन हो गया, ब्लीडिंग, सेकेंडरी इन्फेक्शन, फिर फाउल स्मेलिंग। लिम्फैटिक स्प्रेड में आएंगे तो उसमें क्या होगा, लिम्फ नोड्स वगैरह हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और उसके ट्रिपल असेसमेंट हम लोग तीन चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एंड बायोप्सी ऑफ द लंप, ठीक है। इसमें जो रेडियोलॉजिकल इमेजिंग इसमें यूएसजी और मैमोग्राफी का करेंगे। मैमोग्राफी इसमें दो तरीके से होता है, डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग, ठीक है। और ये जो है हॉस्पिटल बेस्ड असेसमेंट है, ये हम लोग याद करेंगे। और यही तीन मोडालिटीज़ हैं जो कि हम लोग को डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं, जो कि 99% हम लोग को एग्जैक्ट एक्यूरेसी बताता है, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोग आएंगे अब, तो क्या है कि इसमें सबसे पहले हो गया हैंड बाय साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इसमें हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। तो इंस्पेक्शन क्या करते हैं, निपल लेवल का, ठीक है। फिर इंस्पेक्ट करते हैं कि निपल डिस्ट्रक्शन में है, डिस्ट्रक्टेड तो नहीं है या फिर रिट्रैक्टेड तो नहीं है, ठीक है। नॉर्मल रिट्रैक्शन सेंट्रली मिलता है और इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन में हम लोग देखते हैं कि अगर डिस्ट्रक्शन है निपल का तो पैजेस डिजीज़ हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज अगर ब्लडी है तो हम लोग कह सकते हैं कि डक्टल कार्सिनोमा है। ये दोनों हो सकता है, एक इन सिटू हो सकता है या फिर मैलिग्नेंसी इन्वेजिव हो सकता है, ठीक है। फिर एरियोला चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें पीओडी ऑरेंज हो सकता है। उसका स्किन चेक करेंगे, अल्सर, स्कार, ठीक है। या फिर डिम्पलिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद एडिदमा हो जाएगा, फिर डायलेटेड वेन, सैटेलाइट नोड्यूल्स। और हम लोग को याद है कि सैटेलाइट नोड्यूल्स एडवांस केसेस में है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे ये कहाँ कहाँ वैरी कर रहा है, कहाँ हमारा डायग्नोसिस जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्ट करेंगे हमारा ब्रेस्ट को, तो उसमें हम लोग मतलब पता चलता है कभी कभी, या फिर इंसान बताता है फिर तो उसे पता चलता है। तो हम लोग को हैंड बाई साइड ऑफ द पेशेंट, यानी हम लोग यहाँ पे कुछ टच नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, इंस्पेक्शन हो रहा है। फिर हैंड्स अबव द हेड प्रोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पैल्पेशन कर रहे हैं। पैल्पेशन हम लोग टेम्परेचर, टेंडरनेस देखेंगे। लोकल राइज में हम लोग को ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, बट जब रैपिड ग्रोथ होता है कार्सिनोमा यानी मैलिग्नेंसी हम लोग को देखने को मिलती है, तो हम लोग को टेम्परेचर और टेंडरनेस देखने को मिलता है, ठीक है। लंप हम लोग देखेंगे तो हम लोग ज़्यादातर अपर और आउटर क्वाड्रेंट में देखते हैं, हार्ड या इरेगुलर होता है।
फिर हम लोग आते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड पे, ठीक है। तो उसका एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे, फिर एग्जामिनेशन ऑफ द सुपर क्लैविकुलर लिम्फ नोड करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे सीबीसी में। एचबी परसेंटेज जो है तुम्हारा कम हो जाता है, एलएफटी फिर केएफटी, ठीक है। इसमें सीरम एएलपी लेवल जो है बढ़ जाता है, जो कि इंडिकेट करता है मेटास्टासिस इन द लिवर एंड बोन, ठीक है, और बोन। फिर लोकल इमेजिंग स्टडीज़ करते हैं, इसमें हम लोग को यूएसजी चेक करेंगे, मैमोग्राम चेक करेंगे, ब्रेस्ट एमआरआई, बायोप्सी, फिर जीन एक्सप्रेसिंग इमेज एक्सीजन बायोप्सी करेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन फॉर मेटास्टासिस में हम लोग ये करेंगे, पैथोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। फिर लिम्फ नोड्स वगैरह हम लोग चेक करते हैं। फिर हम लोग आएंगे ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। ये मैंने मैरो से लिया हुआ है, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो, ये बहुत इजी वे में याद करने के लिए है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये चीज़ देख लिया। अब हम लोग का टीएनएम जो 1 और 2 है, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख रहे हैं 1 और 2। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फर्दर, तो इसके लिए हम लोग लोकल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे सर्जरी और रेडियोथेरेपी। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमो और हार्मोनल जो है वो सारे में करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉमन होता है, ठीक है। और लोकल ट्रीटमेंट में हम लोग सर्जरी और रेडियोथेरेपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिस्टेमिक ट्रीटमेंट पे आएंगे। इसमें कीमोथेरेपी में हम लोग FAC, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। उसमें मैंने निमोनिक लिखा हुआ है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। फिर कार्बोप्लाटिन हो जाएगा। फिर टारगेट ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसमें हम लोग डायरेक्ट टुवर्ड्स HER2, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रास्टुज़ुमाब का यूज़ करेंगे। उसके बाद सर्जरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, MRM या BCS हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रेडिकल मेस्टेक्टमी कर सकते हैं, सिंपल मेस्टेक्टमी कर सकते हैं। अगर TNM3 है तो इसके लिए हम लोग ऑपरेबल होता है लोकली एडवांस ब्रेस्ट कार्सिनोमा, और या फिर इनऑपरेबल होता है। जो ऑपरेबल होता है इसमें हम लोग T3N1MO, यानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे T3, ठीक है, N1 और MO, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना चाहिए, तो मैंने ये एक चार्ट बनाया जो कि बुक में अवेलेबल है, ठीक है। अगर ऐसा रहा तो, और उसका TNM4 में रहा तो पहले पैलिएटिव फिर हार्मोनल थेरेपी से हम लोग ये दोनों देंगे। तो ऐसे हमारा ये ख़त्म होता है। थैंक यू।